से भविष्य में इसरो नाम का पेड़ खड़ा हुआ। इसके बाद आए सीवी रमन और मेघनाथ साहा, जिन्होंने स्पेस से जुड़ी हुई पढ़ाई को भारतीय पाठ्यक्रम से जोड़ने में अहम योगदान दिया। इसके बाद आते हैं 1945 में दो वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की शुरुआत की और होमी भाभा ने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत की, और ये दौर था 1945 का। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट स्पेस से आने वाले रेडिएशन और धरती के गर्भ में हो रहे जियोमैग्नेटिकल बदलाव को पढ़ने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। दिन था 4 अक्टूबर 1957 का और समय था शाम के 7:28। रशिया स्पेस में पहली मानव निर्मित सैटेलाइट को छोड़ देता है, यानी स्पुतनिक 1। और कंफ्यूज मत होना, रशिया से मेरा मतलब सोवियत यूनियन था। अब ये घटना इतनी बड़ी थी कि विक्रम साराभाई तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाकर कहते हैं कि भारत को भी अब स्पेस की रिसर्च में कदम रखना चाहिए, हमें एक स्पेस से जुड़ी हुई संस्था की जरूरत है। और विक्रम साराभाई की सिफारिश पर जन्म होता है इनकोस्पार का। आप क्या सोचते थे इसरो पैदा होगा? इसरो तो बहुत बाद में आएगा। इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अब इसके बाद जो पहली समस्या आती है वो ये कि इनकोस्पार का गठन तो कर दिया, लेकिन इनकोस्पार में काम करने के लिए वैज्ञानिक कहाँ से लाए? आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि भारत के पास अपना स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो था, और उसमें काम करने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर नहीं थे। अब ये जहाँ पर विक्रम साराभाई जैसा जीनियस हो, ये कोई बहुत बड़ी समस्या तो थी नहीं। विक्रम साराभाई ने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वैज्ञानिक और इंजीनियर्स निकालकर एक स्पेस रिसर्च टीम का गठन कर दिया। और अब आती है दूसरी समस्या। 4-5 लोगों की इस टीम के पास काम करने के लिए कोई ऑफिस ही नहीं था, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, और इन्होंने अपनी पहली लेबोरेटरी बनाई गाय के एक तबेले में और ऑफिस बनाया चर्च में। जगह का नाम था तुम्बा, केरला की एक छोटी सी जगह जहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। तुम्बा में लगभग 500 कच्चे मकान थे, जिनकी छत सूखी घास और पत्तों से बनी हुई थी। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि विक्रम साराभाई ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही वैज्ञानिक और इंजीनियर्स का चुनाव क्यों किया, तो इसका सीधा सा कारण ये था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को रॉकेट प्रोपेलेंट और मटेरियल साइंस की अच्छी जानकारी थी, और यही दो चीज तो चाहिए रॉकेट बनाने के लिए, जिसकी शुरुआत होगी गाय के तबेले से। इसने कल्पना की होगी एक गाय के तबेले से शुरू हुई इसरो एक दिन चांद पर झंडा गाड़ देगी। अब शुरुआत होती है तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की, और अब हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर साइकिल और बैलगाड़ी में रॉकेट बनाने के सामान को तुम्बा की लॉन्चिंग साइट पर लेकर जाते थे। ये है इसरो के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत ही फेमस फोटोग्राफ, और धीरे धीरे रॉकेट लॉन्चिंग से जुड़ी हुई चीजें सीख रहे थे। खबर तो पूरी दुनिया में फैल गई थी कि भारत स्पेस में रिसर्च के लिए एक संस्था का गठन कर चुका है। लेकिन पश्चिमी देश इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि जो देश अपने देश के नागरिकों का पेट भी पूरी तरह से नहीं भर सकता, वो स्पेस में क्या ही कर लेगा। और ये बात कहने के पीछे बहुत बड़े कारण थे, क्योंकि उस समय पर भारत अपनी जनता का पेट भरने के लिए विदेशों से अनाज आयात करता था, तो इसरो से दुनिया को ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। अब देखो कंफ्यूज मत होना, उस समय पर भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इनकोस्पार ही था, लेकिन हमें इसरो कहने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि बार बार इसरो ही निकलता है, तो टाइमलाइन के हिसाब से जानकारी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब मैं यहाँ पर दो घटनाओं का जिक्र करूंगा, जिसमें से एक थी इसरो की टेस्ट इवोल्यूशन टीम का गठन होना, यानी किन कारणों की वजह से टेस्ट इवोल्यूशन टीम का गठन हुआ था, और दूसरा भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी। और ये दोनों घटनाएं मैं आपको उसी आदमी के शब्दों के रूप में बताऊंगा जो उस समय पर वहाँ पर मौजूद थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। अब इसरो की नई नवेली टीम 1960 के दशक में नासा में ट्रेनिंग करके भारत लौट आती है, और जैसा कि आप जानते हो जोश वाज वेरी हाई। तो भैया इन्होंने जो कुछ भी सीखा था अब उसको आजमाने का समय आ गया था। ये फटाफट रॉकेट बना डालते हैं जो कि सोडियम फ्यूल पर आधारित था, लेकिन रॉकेट हो जाता है फेल, उसमें इग्निशन भी स्टार्ट नहीं होता। अब कलाम साहब, मूर्ति और अरविंदन ये तीन लोग इस चीज को देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, और वो इसी को रैंडम फेलियर करार देते हैं और एक दूसरा रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रॉकेट भी लॉन्च नहीं होता, वो भी फेल हो जाता है। अब कलाम साहब कहते हैं देखो एक फेल समझ में आता है, लेकिन दोनों फेल नहीं हो सकते, और किसी के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना फ्यूल का इग्निशन वैक्यूम कंडीशन में ट्राई करके देखा जाए, और मिल गई समस्या। वैक्यूम की कंडीशन में फ्यूल इग्नाइट हो ही नहीं रहा था। एक छोटी सी समस्या ने दो महंगे रॉकेट का सत्यानाश कर दिया था। यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला, और इसरो ने 1960 में अपनी टेस्ट एवोल्यूशन डिवीजन का निर्माण किया, जो रॉकेट को लॉन्च करने से पहले सारी चीजों को बड़ी बारीकी से टेस्ट करती है। इसरो ने बहुत सारे फेलियर देखे, कई बार तो वैज्ञानिक और इंजीनियर फ्यूल को हैंडल करते हुए बुरी तरह से झुलस भी गए, लेकिन धीरे धीरे सारी बाधाओं को पार करके वो आगे बढ़ते ही रहे। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकोस्पार को इसरो में बदल दिया। अब सुनिए भारत के पहले लॉन्च व्हीकल की कहानी, जो मैं आपको इसरो अ पर्सनल हिस्ट्री किताब के एक चैप्टर से सुना रहा हूँ, जिसको लिखा है आर अरविंदन ने, जो डॉक्टर कलाम के बहुत अच्छे मित्र थे। अब जो भी मैं बताऊंगा ये उस किताब से उनके द्वारा कहे गए शब्दों के रूप में बताऊंगा। दिन था 10 अगस्त 1979 का। हमें सुबह के समय लॉन्च करना था, और लॉन्च से पहले मैं अपने कंसोल
पर बैठा था और मेरे सामने कलाम साहब सभी सब सिस्टम्स स्पेशलिस्ट से फोन पर रिपोर्ट ले रहे थे। हमें मिशन डायरेक्टर से लॉन्च के लिए क्लियरेंस मिल जाता है और काउंटडाउन शुरू होता है। काउंटडाउन 0 होते ही रॉकेट लॉन्च पैड से जादुई तरीके से उठने लगता है। मैं कलाम साहब की तरफ देख रहा था कि कहीं से उनके चेहरे से पता लग जाए कि हमारा रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा थी और वो घूमकर मेरी तरफ अंगूठा नीचे करते हुए निराशा का इशारा करते हैं। हमारा लॉन्च व्हीकल 560 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा था और हमारा प्रथम प्रयास, जिसमें हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे थे, वो फेल हो गया था। क्योंकि इसरो ने सारी चीजें खुद बनाई थी, तो बेशक हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो, लेकिन हमारी नींव बहुत मजबूत हो रही थी। इसरो की कड़ी मेहनत और प्रयास को देखते हुए रशियन और फ्रेंच स्पेस एजेंसीज बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने एक ऑफर दिया कि क्यों ना आप अपनी सैटेलाइट हमारे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करें। और भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट यानी आर्यभट्ट रशिया के इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की। अब समय आ गया 1990 का। भारत के पास PSLV आ चुका था, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम धीरे धीरे विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे। इसरो स्पेस की मार्केट में अपने लिए छोटी सी जगह बना चुका था। अमेरिका और उसके साथी जो कभी इसरो के प्रयासों को बंदर की गुलाटियों से कंपेयर कर रहे थे, अब इसरो की सफलता से जलना शुरू कर देते हैं। अब भारत आगे बढ़ने के लिए रशिया से क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करता है, जिसकी खबर अमेरिका पर लग जाती है। और क्योंकि नंबी नारायण उस समय क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के पीछे सबसे बड़ा चेहरा थे, तो अमेरिका नंबी नारायण जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए CIA का सहारा लेता है और अपने जासूसों की मदद से झूठे सबूत तैयार करा के नंबी नारायण जी को झूठे केस में फंसा देता है, जिसके बाद की कहानी आपने किताबों, इंटरव्यू और मूवी में देखी ही होगी। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। इसरो की सफलता को रोकने के लिए अमेरिका इसरो पर सैंक्शंस लगा देता है, जो 6 मई 1992 से लेकर 6 मई 1994 तक रहते हैं। समय आता है करगिल का। अमेरिका भारत को GPS डाटा देने से मना कर देता है, तो भारत सरकार इसरो से अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए कहती है। 2003 में चाइना स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट भेजता है, तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसरो से चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी करने के लिए कहते हैं। और आपको ये पता ही होगा, बीच में सरकार बदली और ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला गया, जो अब फिर से पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा, जिसने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी को वेरीफाई कर दिया। 2013 में हमने मार्स ऑर्बिटर भेजा और हम एशिया की पहली स्पेस एजेंसी थे जिन्होंने मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश किया था और दुनिया की पहली ऐसी एजेंसी थे जो प्रथम प्रयास में सफल हुई थी। हम दुनिया के ऐसे छठे राष्ट्र बने जिनके पास पूरी लॉन्च कैपेबिलिटीज आ गई। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरे विश्व में अकेला ऐसा राष्ट्र होने का खिताब हासिल किया जिसने ये काम लूनर साउथ पोल पर किया था। अगर आप इसरो से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कतई भी जरूरी नहीं कि आप इसरो के ही हेडक्वार्टर में काम करें। आप अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन में काम कर सकते हैं, ये इसरो की मार्केटिंग डिवीजन है। आप फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं जो अहमदाबाद में है, ये भी इसरो से जुड़ी हुई है। या नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में, या नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में, और यहाँ तक कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसरो से ही जोड़ता है। तो आप इसरो में कैसे कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक PDF तैयार किया है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। साइकिल, बैलगाड़ी और गाय के तबेले से शुरू हुआ भारत का स्पेस सफर आज चांद, मंगल ग्रह और सूरज के अध्ययन तक जा पहुँचा है। और किसी ने क्या खूबी कहा है, नाप लिए है कुछ और जर्रे बेशक, पर अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वो सोच रहे हैं थक गया है परिंदा, पर उन्हें क्या पता अभी तो असली उड़ान बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।